हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री स्टडी सेंटर। इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 12 के और 11 के अंग्रेजी और बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आज क्लास 12 के यूनिट 2 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है क्रोमोसोम का गुणसूत्रीय सिद्धांत, का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने सबका लिस्ट तैयार कर दिया था आपको, जिसे 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा है वो है सहलग्नता, लिंकेज। अब लिंकेज को हम देखें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद इस संबंध में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, कौन सफल हुए, कौन असफल हुए, कहाँ तक सफल हुए, उस सारी बातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषाओं के रूप में देखते हैं। अनेकों किताबों में अनेकों ढंग से इसकी परिभाषाएं हैं, तो सब में थोड़ी डिफरेंट, लेकिन मेन चीज़ हर परिभाषाओं को पढ़ने के बाद जो मेन उसका एक थीम निकलता है, मेन सारांश जो निकलता है, एक शॉर्ट में हम उसको परिभाषित करें, सारी बातें उसमें आ जाती है, तो वो है लक्षणों की सामूहिक वंशागति को। जो जितने भी कैरेक्टर हैं उसके ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो इसी को हम क्या बोलते हैं, सहलग्नता, लिंकेज बोलते हैं। नाम देखिए, सहलग्नता, साथ लग जाता है ना, साथ साथ लग जाएगा आगे जनरेशन टू जनरेशन में। तो यहाँ पे लक्षणों की सामूहिक वंशागति को या सम्मिलित वंशागति को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट मेन फैक्ट यहाँ पे है, मेन फैक्ट बातें हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ से इसको देख लीजिए। पहला नंबर में एक ही गुणसूत्र पर, एक गुणसूत्र है, उस पे स्थित सभी जीन को हम सहलग्न जीन बोलेंगे, और सहलग्न जीन के समूह की बात करते हैं तो वो हो जाएगा सहलग्नता समूह, है ना, लिंकेज ग्रुप। आप देखिए, समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है, आगे फिगर भी आपको बताएगा। ये गुणसूत्र है, कहता है एक ही गुणसूत्र पर सभी स्थिर जीनों को, यहाँ जीन है, 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 ठीक है। तो सभी जीनों को क्या कहते हैं, सब। ये सब क्या हो गए, सब ये सब क्या हो गए, सहलग्न जीन हो गए, साथ साथ चल रहे जीन। तो उसके बाद सहलग्न जीनों के समूह को अब ऐसे करके कई गुच्छा, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ माने गुणसूत्र पे है, और इस सबको एक साथ क्या बोलेंगे, सहलग्नता समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सहलग्नता समूह बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे परिभाषा को। इसकी परिभाषा, ये भी परिभाषा, ये परिभाषा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बात आती है तीसरा, स्वतंत्र अपभ्रूहण। अब मेंडल के नियम आपने देखा होगा, डायहाइब्रिड क्रॉस जब पढ़े थे, डायहाइब्रिड क्रॉस में एक ये मेंडल के वंशागति का एक तीसरा नियम है, जो कि जब दो विपरीत गुण से कराते थे तो F2 PD में क्या होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना जो है असर प्रभाव छोड़ता था। तो स्वतंत्र अपभ्रूहण दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर स्थित होती है। ये बात हमने वहीं पे पढ़ा, एक फिर से रिपीट कर दिया हूं, है ना, उस मेंडल की वंशागति का, क्योंकि इससे संबंधित है, इससे उल्टा है, इसलिए कि चर्चा में इसकी कर दिया यहाँ पर। अब आगे क्या है, सहलग्नता, स्वतंत्र अपभ्रूहण। जो स्वतंत्र अपभ्रूहण जो आपने यहाँ देखा, मेंडल के पहले पढ़ चुके हो, तो सहलग्नता जो लिंकेज जो है, इसके नियम का सबसे बड़ा क्या है, अपवाद है, मतलब ये अलग तो ये अलग है ना। तो ये नॉन मेंडेलियन भी इसको बोल देते हैं,
इसके पहले भी आपने कुछ पढ़ा नॉन को, उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। आगे है पॉइंट है बेटसन और पनेट। तो सबसे पहले संलग्नता को बेटसन और पनेट वनस्पति शास्त्री ने ही इसका प्रयोग किया था, इनके बारे में कुछ बताया था। हालांकि ये सफल नहीं हो पाए, प्रतिकर्षण और युग्मन को इन्होंने बताया, लेकिन इनके कारणों को उन्होंने नहीं बता पाया। तो फिर इस पे प्रयोग है ना दूसरे वैज्ञानिक ने मॉर्गन ने किया था, है ना। मॉर्गन साहब ने फल मक्खी जो होते हैं ड्रोसोफिला, उस पे प्रयोग करके वो साबित किए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले इसको पूरा कर लें। बेटसन और पनेट ने कैसे कैसे किया, बहुत कुछ अभी है ना। आज इस वीडियो में हम पनेट के बारे में पूरा पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो पढ़ेंगे हम फल मक्खी के बारे में, ड्रोसोफिला के बारे में, ठीक है। तो आगे ये जो है संलग्नता जो है स्वतंत्र अपभ्रमण के नियम का सबसे बड़ा क्या है अपवाद है, कॉन्सेप्शन है। अब देखिए दूसरा है कि अब यहाँ मुख्य बात एक और आती है कि बेटसन और पनेट ने सर्वप्रथम कब 1903 में बताया। क्या बताया, कहाँ कुछ किसने बताया, मीठा मटर जिसको कहते हैं स्वीट पी, और इसका वैज्ञानिक नाम है लेथेरस ऑडरेटस। याद रखेंगे, मीठा मटर का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम जो है ना लेथेरस ऑडरेटस में क्या किया, 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन, इसको अलील भी आप समझ सकते हो, है ना। बहुयुग्म विकल्पी मैंने आपको बताया था, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी नहीं 2 जोड़ी जो है स्वतंत्र अपवहन नहीं दर्शाती है, क्योंकि वो तो मेंडल दर्शाता था स्वतंत्र होके लंबा लंबा प्योर लंबा लंबा निकलता था, एक साइड प्योर बॉन्ड निकलता था स्वतंत्र अपवहन का नियम में, तो वो नहीं दर्शाता है ना। स्वतंत्र अपवहन को नहीं दर्शाता है, बल्कि क्या दर्शाता है, युग्मन और प्रतिकर्षण को दर्शाता है। जब संलग्नता को उन्होंने क्रॉस समझने के लिए प्रयोग किया, तो मीठा मटर पे जो उन्होंने प्रयोग किया 1903 में, 2 नववैज्ञानिक ने मिलके, तो वो स्वतंत्र अपवहन का नियम उसको नहीं मिला। तो मिला क्या, दूसरा चीज मिला, जो मिला उसको उन्होंने नाम दे दिया कपलिंग का और रिपल्जन का। कपलिंग युग्मन हुआ और दूसरा हुआ प्रतिकर्षण हुआ, है ना। ये तो बता दिया, लेकिन इसके कारणों को नहीं बता पाए, इसलिए वहीं पर रह गई है, ठीक है। लेकिन ये युग्मन और प्रतिकर्षण को समझना है ना। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं युग्मन और प्रतिकर्षण। पढ़ने से पहले इसको समझने के लिए जो टॉपिक आएगा हमारा, उस चीज को देखेंगे। अब बेटसन और पनेट के मीठे मटर के प्रयोग को पढ़ने से पहले हम गुणसूत्र पर संलग्न जीन की व्यवस्था को देखेंगे, किस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं गुणसूत्र पर। उसके बाद हम पनेट के मीठे मटर पे जो प्रयोग है उसको देखेंगे, तो सारी बातें आराम से समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ी सी इसको देख लें, एक डिफिनेशन भी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाएगा, और सारे वीडियोस से, सारे टॉपिक से जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लगे रहिए मेरे साथ, देखिए ध्यानपूर्वक, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करें। जल्दबाजी नहीं करें, जल्दबाजी काम शैतान का होता है ना। आप कुछ सीखना हो तो समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है ना। बिना पेशेंस का इंसान बहुत कुछ नहीं सीख पाता है ना। हल्का फुल्का सीख गया अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ नहीं सीख पाता है। इसलिए आप जो है निश्चित रूप से कॉन्सेंट्रेट माइंड को करते हुए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का कोशिश करें, यही हमारा रिक्वेस्ट बच्चों से रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो गुणसूत्रों पर संलग्न जीन की अभी परिभाषा मैंने इसके पहले संलग्न जीन, संलग्न है ना, संलग्नता समूह, संलग्नता शब्द की मैंने परिभाषा आपको बता दिया। अब संलग्न जीन जो गुणसूत्र पर साथ साथ रहते हैं, संयोजन कहलाता है, उसके समूह को हम संलग्नता समूह कहते हैं। तो अब जो है किसी गुणसूत्र पर जो है ना वो दो तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो कैसे कैसे, एक होता है सिस व्यवस्था, इसको बोलते हैं सिस अरेंजमेंट, और एक होता है ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है। इस दोनों को पहले इस तरह की परिभाषा लिखा वो मैं फिगर के माध्यम से ही बताता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जब दोनों प्रभावी जीन, प्रभावी समझते हैं, डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव,
कई दिनों सप्ताह 10 दिन से आप लगातार जब से यूनिट 2 आया है तब से आप प्रभावी अप्रभावी को लगभग आप पढ़ रहे हैं। हर वीडियोज में चर्चाएं हो जाती है डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। तो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर प्रभावी भी रहेगा और अप्रभावी भी रहेगा। ठीक है, देखिए जब दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र एवं दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थित हो, मीन्स यहाँ क्या कह रहा है कि एक गुणसूत्र है, ठीक है, एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र पे सभी प्रभावी है और दूसरे गुणसूत्र पे क्या है अप्रभावी है। अगर ऐसा व्यवस्था है तो वो क्या है सिस अरेंजमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये गुणसूत्र है। अब यहाँ पे इसमें जो है ना, इसमें ये भी कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट वाला हो गया और दूसरा में क्या हुआ ये अप्रभावी हो गया। तो क्या है जब दोनों प्रभावी जीन, तो दो प्रभावी जीन यहाँ पे है, मान लीजिए कि ये ए जो है ना ये भी प्रभावी है, बी प्रभावी कैपिटल लिए है, ये प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर है, एक गुणसूत्र यहाँ हो गया एवं दोनों प्रभावी और दोनों जो अप्रभावी यहाँ पे है दूसरा जीन है उस पे स्थित रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम सिस व्यवस्था, सिस अरेंजमेंट। अब यहाँ क्या देखिए जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी रहेगा। अब इसी में समझाता हूँ, इसमें एक बड़ा एक छोटा, इसमें क्या कहते हैं एक छोटा एक बड़ा, है ना, मीन्स एक प्रभावी एक प्रभावी, है ना। जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी एवं एक अप्रभावी जीन, एक प्रभावी जीन यहाँ है एक अप्रभावी है, एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो ऐसे हाँ, और दूसरे पे वैसे रहेगा। दूसरा जीन यहाँ भी है, देखिए एक जीन यहाँ पे प्रभावी और प्रभावी, यहाँ भी दूसरा जीन पे भी प्रभावी और अप्रभावी। तो ऐसी व्यवस्था जो होती है वो कहलाती है ट्रांस व्यवस्था, जिसको कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। उम्मीद है समझ गए होंगे परिभाषा कि एक जीन पे, फिर से समझ लीजिए, एक जीन जो है एक जीन पे प्रभावी है ना सिर्फ प्रभावी होगा, दूसरा पे सिर्फ अप्रभावी होगा, है ना। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, ये जो है आपका ये हो गया, ये वाला भाग हो गया, और ये जो सिस्टम है ये वाला आपको ये हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। एक ही पीरियड से दोनों काम मैंने कर लिया कि अभी परिभाषा आपने देख लिया। अब आगे जो दूसरा टॉपिक इसमें मुख्य बातें और समझ में आती है कि इसमें सिस व्यवस्था में जो है दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। युग्मक गैमेट जो है दो प्रकार के बनते हैं। देखिए जो प्रभावी है दोनों प्रभावी है, तो ये बनेगा या नहीं तो क्या बनेगा ये बनेगा, है ना, ये नहीं तो ये बनेगा। तो कहने मतलब यहाँ है एक गुणसूत्र दोनों प्रभावी, कहने मतलब यहाँ पे देखिए है एक जिन पे सिर्फ प्रभावी है और दूसरा पे खाली अप्रभावी है। तो अप्रभावी रहेगा इस तरह से युग्मक बनेगा और प्रभावी रहेगा तो इस तरह से युग्मक बनेगा। तो एक युग्मक ये बना एक बना ये, तो इस तरह का जो है युग्मक बनेगा सिस व्यवस्था में। माना एक छोटा बड़ा नहीं होगा ना, है ना, बड़ा बड़ा छोटा छोटा। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसे एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा। तो ये भी दो प्रकार के युग्मक है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब तीसरी बात इसमें आती है, इससे अंतर भी आप समझ सकते हो, है ना। और इस तरह से व्यवस्थित होता है प्रत्येक गुणसूत्र पर। यह व्यवस्था जो है अरेंजमेंट जो है रियल होती है, ये अनरियल होती है, मीन्स ये व्यवस्था नहीं होती। ये क्रॉसिंग ओवर में अभी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद टॉपिक सरलता के बाद क्रॉसिंग ओवर ही आएगा। इसमें जीनों की अदला बदली होती है, मीन्स अगर ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी मिल के इसमें इसकी क्वालिटी इसमें आ जाएगा, इसकी क्वालिटी इसमें आ जाएगा, और फिर दोनों मिल के आगे जो बनता है वो ये कहलाता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, जीनों का अदला बदली होता है। लेकिन साधारणता में क्या होता है कि साथ साथ इधर भी गया जुड़ के साथ हो गया। ठीक है, उसमें भी साथ होता है, लेकिन कुछ कटिया उसके अदला बदली होता है। यहाँ पे साथ चल जाएगा, सिर्फ अदला बदली नहीं होती है इसमें। ठीक है, साथ साथ मिल गया आगे बढ़ गया। ठीक है, उसमें क्रॉस करके दोनों लक्षण डिपेंड करेगा।
तो चलिए आगे देखते हैं। यह संलग्नता से निर्मित होता है, यह जो है इसमें संलग्नता ज्यादातर होता है इस चीज में, और ये क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा ये होता है। ठीक है, तो ये आपने अंतर भी देख लिया। और गुणसूत्र पर संलग्न जीन जो किस तरह से व्यवस्थित होता है उस आधार पर हमने दो प्रकार से इसको बांट दिया। परिभाषा भी निकल गई, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेफिनेशन अंतर भी सब हो गया, हर प्रकार की बातें अब हो गई। अब हम बेटसन और पनेट ने मीठा मटर पर जो प्रयोग किया था, जो स्वतंत्र अपघटन का नियम नहीं होके युग्मन और विकर्षण का जो नियम उन्होंने दर्शाया था, वह चीज देखे, उस चीज को देखते हैं। तो मुख्य रूप से इनके प्रयोग में युग्मन और विकर्षण का ध्यान इन्होंने प्रतिपादित किया था। मेंडल के स्वतंत्र अपघटन की जगह उन्होंने वैसा नहीं कहा, वो उसका अपवादित ये निकल गया। तो इसी प्रयोग में, तो ध्यान से दोनों प्रयोग को आप देखेंगे, बहुत सारी किताबों में इसकी दोनों की चर्चा एक साथ नहीं है। युग्मन विकर्षण को सिर्फ डायरेक्ट से बता दिया गया है कि इसके स्थान पर 1:1:1 रेशियो के स्थान पर 7:1:1:7 निकला। लेकिन मैं आपको बारीकी से बताता हूँ, इसको ध्यान से देखिए किस हिसाब से। इसके पहले मैंने आपको गुणसूत्र पर संलग्न जीन का जो व्यवस्था था उसको हमने देखा था कि एक था सिस अरेंजमेंट और दूसरा था ट्रांस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट में बेटसन का युग्मन जो कंपल्जन जो है, कपलिंग जो भी युग्मन है वो निकलेगा, और ट्रांस अरेंजमेंट में वो कंपल्जन जो है, वो विकर्षण जो है, ये प्रतिपादित होगा। तो हम इसको दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले चलो सिस अरेंजमेंट को हम समझते हैं और साथ में ट्रांस अरेंजमेंट, दोनों को मैं 1 by 1 करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सिस अरेंजमेंट में चलो प्रयोग क्या किए थे, मीठा मटर का लिया था, मीठा मटर का उन्होंने पोलन लिया था। क्या लिया था, तो ब्लू और लंबा वाला लिया, जिसको हम ब्लू को कैपिटल बी से सूचित करते हैं और लंबे को पोलन केंद्र था उसको कैपिटल एल सूचित करते हैं। और उसका क्रॉस जो है इन्होंने क्या करवाया, रेड और राउंड, ये छोटा है बोनर टाइप में, जो अप्रभावी है। ये आपको इसके पहले बताया गया था कि सिस अरेंजमेंट क्या होता है कि एक गुणसूत्र पर सभी प्रभावी रहते हैं और दूसरे गुणसूत्र पर सभी अप्रभावी होते हैं। तो ये सिस वाला है, ये देखिए प्रभावी दोनों है, ये अप्रभावी है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक प्रभावी एक अप्रभावी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हर वो चीज जो पहले पढ़े वो आगे आता है ना, इसलिए ध्यान से देखिए और लगे रहिए हमेशा। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आवे बार बार रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उम्मीद है 1 से 2 बार में ही समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो आगे यहाँ पे तो ब्लू और लॉन्ग को लिए, यहाँ पे ये संकेत है, और रेड राउंड, इसके विपरीत हम जो अप्रभावी है ना, उसको कैपिटल स्मॉल बी से और स्मॉल एल से, जो यहाँ लेते हैं उसका शॉर्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें गैमेट हुआ, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया हुई, तो क्या बन गया आपका, देखिए BL बन गया, गैमेट बन गया BL, और इसमें क्या BL इसमें बन गया। डायरेक्ट तो हम ऐसे लिख के सिर्फ ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वही बनेगा सेम। ठीक है, तो चलो थोड़ा दर्शाते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ये गैमेट ये निकल गया, अब इसमें क्या हो गया, F1 जनरेशन जब किया गया तो क्या निकला सर, 1:1:1 के रेशियो निकला, और है ना 1 रेशियो निकलेगा। जैसे देखिए, तो ये बी का कंसल्ट इससे करवाया, ये बी का इससे करवाया, डबल भी करवाएगा तो वही आएगा, है ना, सिंगल करवा दीजिए, ये बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल हो गया। उसके बाद एल कैपिटल है और एल स्मॉल है, कैपिटल और स्मॉल आ गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, तो हो गया यहाँ पे। तो ये क्या निकल गया F1 में, तो F1 में बी को क्या लिए हैं, बी को लिए हैं ब्लू, कैपिटल बी को ब्लू लिए हैं, और कैपिटल एल क्या लिए हैं, कैपिटल एल को लाल लिए हैं। यहाँ क्या निकल गया F1 में, सभी पॉइंट क्या निकल गया, ब्लू एंड लॉन्ग निकल गया। इसमें देखिए कैपिटल ब्लू है और ये लॉन्ग है, तो ये इस पे प्रभावित हो गया, ये इस पर प्रभावित हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो काम F1 तक काम कर रहा है, क्या कहते हैं, मेंडल के नियम का। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में हमने आप इसको क्या किए, टेस्ट क्रॉस करवाए। F1 पीढ़ी में क्या करवाए, टेस्ट क्रॉस करवाए, इसको हम कहते हैं अप्रभावी। तो अप्रभावी ये है, तो अप्रभावी में ही टेस्ट क्रॉस होता है। तो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा में बताया था, जब F1 पीढ़ी का
क्रॉस जो है वो प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आप कुछ दिन पहले ही पढ़े इस चीज को। अब जो है F2PD प्राप्त करने के लिए बेटसन परेट ने क्या किया, टेस्ट क्रॉस करवाया। जो F1 में जो निकला था ना उसमें टेस्ट क्रॉस करवाया। तो F1 में आपको क्या निकला था, ये निकला था ना, आप इसको ले लिए, इसको ले लिए, आप उसको क्रॉस कराया अप्रभावित। तो अप्रभावित यही आपका है ना, जांच के लिए अप्रभावित ले लिए, टेस्ट क्रॉस को बोलते हैं। मैं परिभाषा भी लिखा दिया, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस सब बता दिया आपको। तो ये अप्रभावित लिए, तब क्या हुआ, फिर गैमेट निकलेगा। फिर देखिए इसको आपस में करवाइए, BL, इसको इससे करवाए तो BL हो गया, फिर इसको इससे करवाए स्मॉल कैपिटल हो गया, ये है ना। उसके बाद फिर इससे इसको करवाए तो BL हो गया, फिर इसको इससे करवाए तो BL हो गया। आपस में कर सकते हैं, नजर में हटाइए, कुछ नहीं इसमें, है ना। मैंने आपस में सबको गुणनखंड विधि होता है उस तरह से, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे कर दिए, ये आया युग्मक बन गया, गैमेट बन गया। अब इसको क्या किए, फिर उसी तरह से करेंगे तो BL 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 में आएगा, ठीक है, ये युग्मक बन गया। अब क्या करेंगे हम आगे, देखिए गैमेट आया, अब क्रॉस इसको इससे करवाए, इसको फिर इससे करवाए, ये दोनों को इधर इससे, फिर ये दोनों को फिर इससे, ठीक है। तो देखिए ये BL और BL क्या क्या निकला, यहाँ देखिए कैपिटल और स्मॉल, फिर कैपिटल और क्या वहां पे स्मॉल, ये आया 1 में। अब नाम डालेंगे क्या क्या निकलेगा, फिर ये कैपिटल है, कैपिटल, फिर स्मॉल है, फिर स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल दे दिए, ठीक है। फिर कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो क्या आया B B, ये कैपिटल है ना, तो कैपिटल और फिर स्मॉल, ठीक है। ये क्या आया, स्मॉल 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 आ गया। अब इसको देखिए कि क्या आया, है ना, ये इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे ब्लू, L आया, रेड आया ना, ब्लू एंड लॉन्ग, लॉन्ग आया। अब ये क्या आया, ब्लू तो आया लेकिन लाल तो नहीं है, राउंड है, एल क्या बोले हैं, छोड़िए राउंड, ये राउंड आ गया। इसमें क्या आ गया, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या बोले हैं आप, रेड ना, तो क्या आ गया ये रेड, और कैपिटल एल है ना, कैपिटल एल है तो इसका मतलब लॉन्ग है, तो रेड लॉन्ग आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, ये आपका हो गया रेड, रेड और क्या हो गया ये राउंड। अब इसकी संख्या निकलिएगा, तो इसकी संख्या आएगी 7, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 7। और ये जब स्वतंत्र अपभ्रंश का नियम था, जो उसमें टेस्ट क्रॉस करवाया गया था, तो वहां पे है ना 1 1 1 1 सब अनुपात आया था। लेकिन यहाँ पे बेटसन ने जब मीठे मटर का प्रयोग किया तो यहाँ पे आया इसको अनुपात जो है 7 1 1 7, है ना, 7 अनुपात 1 1 अनुपात 7 और 7 1 अनुपात 7, मीन्स 7 अनुपात 1 1 अनुपात 1 और 1 अनुपात 7, फिर मतलब 7 1 1 7 के रूप में ये इसको आया, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या कहा, युग्मन कपलिंग का, कब जो दो एक ही गुणसूत्र पे प्रभावी था, दूसरा में क्या अप्रभावी था, दो अलग अलग प्रयोग हुआ था, उसमें किया, उससे निकला तो ये युग्मन बन गया, है ना। देखिए ये क्यों कहेंगे इसको, ये 7 जो आया ना, ये पैतृक संयोजन हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, हम पैतृक संयोजन करते हैं। क्योंकि जो पैतृक माता पिता था ना, ब्लू लॉन्ग था, है ना, तो ब्लू लॉन्ग यहाँ आया ना, यहाँ पे देखिए, और ये भी मैं पैतृक था ना, ये पैतृक संयोजन इसलिए क्योंकि संख्या इसकी 7 हो गई, तो इसीलिए इसको पैतृक संयोजन के रूप में ज्यादा हुआ, इसीलिए इसको ये नाम देंगे। और उसके बाद यहाँ भी ये लॉन्ग और ब्लू जो आया, ब्लू लॉन्ग आया, ये भी पैतृक में था, इसको भी हम बोलते हैं पैतृक संयोजन, ठीक है। और ये जो 1 1 1 आया है, इसको कहेंगे पुनः संयोजी कर सकते हैं, पुनः संयोजी, पुनः संयोजी,
है ना, या पुनः संयोजी बोलिए, ये हुआ पैतृक संयोजन, ये हुआ पुनः संयोजी। मीन्स 1 1 था तो 1 1 ही छोड़ा आया है ना, इसमें ज्यादा खास नहीं आया। अब इसमें देखेंगे इसी तरह से जो ज्यादा आएगा वो पैतृक संयोजन होगा, जो कम आएगा वह पुनः संयोजन होगा। ठीक है, लिख सकते हैं। स्पष्ट क्लियर नहीं आ रहा है तो आवाज सुन के इसको लिखिए। पुनः संयोजन 1 by 1 जो आया 1 1 आया उसे पुनः संयोजन बोलेंगे, और जो 7 7 आया उसे पैतृक संयोजन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर संख्या में माँ बाप का जो लक्षण था उसमें ये आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें देखेंगे, है ना। तो F1 पे ये आ गया। अब इसको करिए BL BL, ये क्या आया? B और कैपिटल L स्मॉल l, फिर ये क्या है? कैपिटल स्मॉल, ये है स्मॉल कैपिटल स्मॉल। हाँ, और ये आया BL कैपिटल स्मॉल। इसको उसी तरह से करेंगे। ये क्या आ गया? ब्लू और लॉन्ग आ गया। ये क्या आ गया? ब्लू और राउंड आ गया, है ना। सब ऊपर लिखा हुआ है ना, जो ये ब्लू बी कैपिटल ब्लू आ गया, और स्मॉल आल है राउंड उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपको छोटकी बी को क्या बोलते हैं? इसको हम रेड बोलते हैं। और एल कैपिटल आया है जो डोमिनेंट है, इसको रिसेसिव है ये, तो एल इसको ब्लू रेड, है ना, रेड लॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया? रेड और राउंड आ गया, है ना। इसमें जो है संख्या जो इसमें जो जिस तरह से आया था उस तरह से ये उल्टा आ जाएगा, है ना। इसमें 1 1 जगह पे आएगा। तो इसमें देखते हैं अब संख्या कितना आया। अब इसमें देखते हैं संख्या कितना आया। ये इसमें जो आएगा, ये आएगा, इसमें आएगा 1, ये आएगा 7, ये आएगा 7, और ये आएगा फिर 1। अब देखिए दो तरह की यहाँ आया। तो पहले इसमें जो है उसी प्रयोग में जब ये गुणसूत्र का बनावट अगर इस तरह का था तो वही मीठा मटर में, है ना, ये रेशियो आया 7:1:1:7। मीन्स उसको क्या कहा उन्होंने? युग्मन कहा कि युग्मन है ना, जो पेरेंट्स का युग्मन है वो ये दर्शाता है ना। और लेकिन जैसे ट्रांस अरेंजमेंट हुआ, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक को ये छोटा बड़ा हुआ, दूसरे गुणसूत्र पे भी छोटा बड़ा हुआ, उस दोनों को जब क्रॉस करवाया तो उसमें जो निकला रेशियो थोड़ा उल्टा निकला। इससे इसमें भी क्या हुआ? ये 7 7 जो है इसको कहते हैं पैतृक संयोजन, इसको बोलेंगे। ये दोनों को, इसको भी और इसको भी। और ये जो रेशियो है ये वही हो गया क्या? इसमें पुनः संयोजी। ये भी इसको को क्या बोलेंगे? पुनः संयोजी। ये क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर वाला काम करता है। फिर चर्चा इसमें आएगी। ये भी हुआ पुनः संयोजी। पुनः संयोजी ये भी हुआ। ठीक है, तो अब अगर बच्चे को दिखाई पड़ने परेशानी होती है तो अब इस रेशियो तो यहाँ तक तो उम्मीद है निश्चित रूप से दिखाई पड़ता होगा। 1 7 7 1 ये रेशियो। उसके बाद नीचे जो है 7 7 जहाँ है वो पैतृक संयोजन है, जहाँ 1 1 है वह पुनः संयोजी है। तो इसको क्या कहा इन्होंने? इसको कहा विकर्षण। रिपल्जन, इसको रिपल्जन उन्होंने कहा। निष्कर्ष निकला कि ये विकर्षण हुआ, ये युग्मन हुआ। अब दोनों को मिला के बेटसन ने क्या कहा? युग्मन और विकर्षण का सिद्धांत दे दिया, बता दिया, लेकिन ये कारण इन्होंने नहीं बताया। ये जो विकर्षण और युग्मन विकर्षण जो हुआ, क्यों हुआ, इन्होंने कारण की चर्चा नहीं किए, इसलिए ज्यादा आगे सफल नहीं हुए। मन में आती होगी कैसे ये 1 7 7 हुआ सर, ये कैसे यहाँ पे हुआ? तो इसीलिए इनके कारणों की चर्चा नहीं है और यही इनका डिबेट बन गया, है ना। इसलिए जब इसके आगे जब हम चर्चा करते हैं ये आती है कि इन्होंने तो विकर्षण युग्मन का सिद्धांत दिया लेकिन इनके कारणों का वर्णन नहीं किया। तब फिर
अब जो है नेक्स्ट डे हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसी सहलग्नता को जो इससे बेहतर ढंग से जो ड्रोसोफिला मक्खी है, फल वाली मक्खी जो मोटे नीले नीले रंग की होती है। आम का सीजन आ ही गया है। आम के सीजन में आप देखते होंगे बड़े बड़े मोटे मोटे जो एक मक्खी बैठती है भिन्न भिन्न करके, वही ड्रोसोफिला है। उसी पे है ना मॉर्गन साहब ने प्रयोग किया और उसमें उन्होंने साबित किया सहलग्नता को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सहलग्नता के बारे में फिर चर्चा करेंगे, है ना, मॉर्गन का प्रयोग, उसके बाद उसके महत्व को भी देखेंगे, सहलग्नता के प्रकार भी है उसको देखेंगे, अंतर भी देखेंगे, है ना। एक दो वीडियो अभी सहलग्नता चलेगा, उसके बाद ये आपका सहलग्नता जो लिंकेज पूरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन भी है, लिंग निर्धारण भी है, उत्परिवर्तन भी है ना, और आनुवंशिक विकार भी है। बहुत सारे जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो कॉलम बना दिया उस कॉलम के अनुसार एक एक चीज को पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम अच्छी तरह से जाए। चाहे कितना भी टाइट क्यों ना हो एग्जाम में, हमारे अंदर से वह क्वेश्चन है ना नहीं बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, हम उसे ढूंढ के कहीं से भी है ना बनाएंगे जरूर। मीन्स पहले पढ़ेंगे तो न बनाएंगे, है ना। इसलिए सेल्फ स्टडी करिए। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर है ना कॉमेंट्स में चर्चा करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा में कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आज आपका जो बेटसन और पनेट ने जो प्रयोग किया था मीठे मटर पे, उसके साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बता दिया, उस चीज़ को देखेंगे और किस तरह से अंतर में आया, ट्रांस अरेंजमेंट क्या हुआ, सिस अरेंजमेंट क्या हुआ, है ना, और क्या रेशियो, विकर्षण में क्या रेशियो आया, है ना, और क्या कहते हैं युग्मन में क्या रेशियो आया, इस चीज को अच्छी तरह से आप देखेंगे। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।